हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 19 ऑफ जेई एडवांस। तो आज अलजेब्रा का हमारा लास्ट डे है और कल से अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज थोड़े से ज्यादा 12 इंटीजर्स देखेंगे। तो इस क्वेश्चन पर आते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोला है दो नंबर सेलेक्ट करने हैं इन 11 नंबर्स के सेट में से और प्रोबेबिलिटी बतानी है और नंबर्स डिफरेंट, इसका ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी बतानी है अपन को। किस चीज की प्रोबेबिलिटी बताएंगे अपन? कि सम जो होगा और जो उनका पॉजिटिव डिफरेंस होगा, पॉजिटिव मतलब मॉड एब्सोल्यूट डिफरेंस, दोनों 4 के मल्टीपल होने चाहिए। तो टोटल वेज तो सिलेक्शन के 11 नंबर में से 11 नंबर्स में से 11 C2 हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर तो चलो बढ़िया है, मैच कर रहा है, इजी है। अब कैसे अपन ऐसे दो नंबर्स ले सकते हैं जिनका सम भी 4 से डिविजिबल और डिफरेंस भी 4 से डिविजिबल? तो ऐसे क्वेश्चंस के केस में जब जिस नंबर से डिविजिबिलिटी बोली जाए तो यूक्लिड लगा लेंगे। 4 से डिविजिबल अगर देखें तो कोई भी नंबर 4 के साथ रिमाइंडर 0 देगा, या 4 के साथ रिमाइंडर 1 देगा, या फिर 4 के साथ रिमाइंडर 2 देगा, या फिर 4 के साथ रिमाइंडर 3 देगा। तो अगर अपन इस लिस्ट को देखें बेटा, तो 4 के साथ डिविजिबल दो नंबर हैं, एक है 4, एक है 8, टोटल दो नंबर है। 4 के साथ रिमाइंडर 1 वाले कौन से हैं? तो एक हमें मिलेगा 1, 5 और 9, तीन नंबर यहाँ पे है। 4 के साथ रिमाइंडर 2 वाले 2, 6 और 10, तीन नंबर है। और 4 के साथ रिमाइंडर 3 वाले 3 और 7 दो हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि सम भी 4 से डिविजिबल हो, सिर्फ इतना ही होता मान लो सम 4 से डिविजिबल, तो आप दोनों 4k से ले सकते थे। एक 4k+1 एक 4k+3 से ले सकते थे, या दोनों 4k+2 से भी ले सकते थे, ताकि 2+2 4 से डिविजिबल हो जाए। पर यहाँ डिफरेंस भी 4 से डिविजिबल चाहिए, तो रिमाइंडर्स आपस में कैंसिल होने चाहिए। तो बेटा ये तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर जो आप ले रहे हो ये दोनों 4k से हो, ताकि 4k+4k भी 4 से डिविजिबल है, 4k-4k भी 4 से डिविजिबल है, या दोनों 4k+2 से हो जाए। तो अगर दोनों 4k+2 से हो जाएंगे तो जब अपन इनका यहाँ पर सम करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो 2+2 आ रहा है, 2+2 4 से डिविजिबल होता है। और 2+2 के अलावा अगर अपन 2-2 निकालेंगे तो 2-2 भी क्या हो जाएगा हमारा? 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मेन जो चीज है वो ये है कि या तो दोनों 4k से आए, या फिर दोनों 4k+2 से आए। तो दोनों 4k से आने के तरीके देख सकते हैं अपन। 4k से आने के क्या तरीके हो जाएंगे? अलग अलग है। तो 2c2 ले सकते हैं, और दोनों यहाँ पे 4k+2 से आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3c2 के बराबर। अगर सिर्फ सम होता तो उसके केस के अंदर हम 4k से दोनों ले सकते थे, एक 4k+1 एक 4k+3 से, या फिर दोनों 4k+2 से। सिर्फ डिफरेंस 4 से डिविजिबल होता तो दोनों 4k से, दोनों 4k+1 से, दोनों 4k+2 से, या दोनों 4k+3 से ले सकते थे। पर दोनों बातें होनी चाहिए। इसका मतलब या तो दोनों 4k से लेंगे या दोनों 4k+2 से लेंगे। तो ये वाली जो चीज है ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। इस तरह से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आते हैं। तो यहाँ पर एडजॉइंट की डिटर्मिनेंट की बात चल रही है। क्वेश्चन विकास गुप्ता जैसा ही है। तो यहाँ पर आप पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो बेटा ए का। तो जब आप ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा x+y+z। अब आपके पास एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, चार एडजॉइंट है। तो डिटर्मिनेंट ए की पावर में n-1 आता है एक एडजॉइंट पे। तो यहाँ पे n-1 की पावर 4 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 4 की पावर 8, 5 की पावर 16। तो आपका जो डिटर्मिनेंट ए आएगा, क्योंकि n जो है यहाँ पे 3x3 है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए की, और यहाँ पे जो पावर लेंगे तो यहाँ 2 की पावर 4 16 आ जाएगा। तो ये 4 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 16 के बराबर है। तो अब डिटर्मिनेंट ए यहाँ से +-10 आ जाएगा, पर क्योंकि एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी ये 10 आ जाएगा। तो अब सिंपल सा ये बेगर्स मेथड का क्वेश्चन हो गया। एक्स वाई जेड जो है ये आपके नेचुरल नंबर है, तो आप 1 1 1 पहले ही दे दोगे 10 में से, तो आपके पास 7 चीजें बचेगी। 7 चीजों को आप 3 बेगर्स में कैसे बांट सकते हो? 7+3-1c, 3-1, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 9c2, जिसकी वैल्यू 36 है। तो ये बेगर प्लस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मिक्स क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। यहाँ पर हमारे पास अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो हमें बोला है कि कितने ऐसे पॉइंट हैं x, y जिनके कोऑर्डिनेट्स इंटीजर हैं, जो x² + y² <25 को सेटिस्फाई करते हैं। तो जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी उनको पता होगा कि x² + y² = 25 जो होता है ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है ऐसा। और लेस देन का मतलब है कि इस सर्कल के अंदर लाई करने चाहिए। तो कितने होंगे जिनके कोऑर्डिनेट्स इंटीजर हैं? तो अपन एक बार एक थोड़ा सा बड़ा सेट लेते हैं। जैसे 5 किसी को भी नहीं ले सकते।
अगर x या y को आपने यहाँ पर 5 लेने की कोशिश करी तो 5 का स्क्वायर 25 है, वो ऑलरेडी बड़ा बराबर हो जाएगा। बराबर भी नहीं चाहिए, हमें तो छोटा चाहिए। तो हमारे पास x या y के लिए जो ऑप्शन बच रहे हैं बेटा, वो बच रहे हैं -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3 और 4, ये 9 ऑप्शंस बच रहे हैं। तो x के पास भी आपके पास, इसके केस के अंदर देखेंगे तो x के पास भी आपके पास 9 चॉइसेस है, और y के पास अगर आप देखेंगे तो y के पास भी आपके पास 9 चॉइसेस है। तो 9 इंटू 9 अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास 81 चॉइसेस आ जाएंगी। पर इन 81 में जरूरी नहीं है कि सारे इस सर्कल के अंदर हो, कुछ बाहर भी जा सकते हैं। तो वो कौन से होंगे जो 25 या 25 से बड़े आएंगे? तो पहला हिंट उसका पाइथागोरस से मिल जाएगा, जैसे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 होता है। तो +-4 कॉमा +-3 वाले, है ना, या +-3 कॉमा +-4 वाले, और क्योंकि 4 और 3 पे बड़ा आ रहा है तो ऑब्वियसली 4 और 4 पे भी बड़ा आएगा। इसके अलावा बाकी सारे जो होंगे वो ऑटोमेटिकली 25 से छोटे हो जाएंगे। तो अब यहां से आप कितने बना सकते हो? प्लस या माइनस दो दो ऑप्शन है, तो 2 2 जा 4, यहाँ भी 2 2 जा 4 बेटा, और यहाँ पे भी 4, 4, 4, -4, -4, -4, -4, -4, ये भी 4। तो ये 12 अपन इसके अंदर से रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग आएंगे, अब इसको 9 से डिवाइड करके इसका इंटीजर पार्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इनइक्वालिटी का, सर्कल्स का और पीएनसी का मल्टीप्लिकेशन रूल केसेस लेकर था। अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पर आते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। तो मॉड z1 बराबर, अगर अपन 2 की बात करें तो मॉड z1 बराबर 2 जो होगा ये अपना सर्कल होता है ना। तो सेंटर इसका ओरिजिन है और रेडियस इसका किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो 2 रेडियस और सेंटर ओरिजिन वाला ये एक सर्कल बन गया हमारे पास। Z1 इसकी बाउंड्री पे कहीं भी हो सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करेंगे? Z2 को आप x प्लस आयोटा वाई रख देंगे, तो 1 माइनस आयोटा इधर अपन रख देंगे x प्लस आयोटा वाई, है ना। ये एक लाइन आने वाली है, आप सॉल्व करोगे तो पता चलेगा। Z2 को आप क्या रख सकते हो? ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, और 8√2 के बराबर आ रहा है। ब्रैकेट एक्सपेंड कर देंगे तो ये बन जाएगा x माइनस आयोटा x प्लस आयोटा वाई प्लस वाई, दूसरा वाला भी एक्सपेंड कर दो तो ये आ जाएगा x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा वाई प्लस वाई। तो ये आ गया बेटा 2x प्लस 2y बराबर 8√2। यानी एक लाइन आ गई अपने पास। ये लाइन जो होगी ये यहाँ पर जाएगी, सर्कल्स को कट करते हुए नहीं जाएगी, आप सेंटर से डिस्टेंस लेके देख सकते हैं। तो ये लाइन हो गई ऐसी, x प्लस वाई बराबर 4√2। अब हमें पूछा है कि Z2 जो है वो इस पे है और Z1 जो है वो इस सर्कल पे, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? तो अपन इसमें सिंपली क्या कर सकते हैं? मिनिमम डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होता है और सर्कल का नॉर्मल उसके सेंटर से जाता है। तो अपन क्या करते हैं बेटा, 0 0 से ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं इस लाइन का, और उसमें से रेडियस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जो आ जाएगा। तो 0 0 से इस लाइन का डिस्टेंस क्या आएगा? 4√2 अपॉन √2, ये हो जाएगा 4, और इसमें से अब रेडियस जो सर्कल का 2 है ये हटा देंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास 2 के बराबर आ जाएगा। तो कॉमन नॉर्मल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स मिलाकर बहुत प्यारा सवाल था, मेंस में भी आ सकते हैं ऐसा सवाल। नेक्स्ट 146 पे आएंगे अपन, जो कि मैट्रिक्स का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सवाल है। मेंस लेवल है बट एडवांस में भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आते हैं, इसलिए एक ऐसा क्वेश्चन करना जरूरी है। तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए कुछ पार्ट उधर दे रखा है, तो अपन पहले इसको एक तरफ ले आते हैं बेटा। और x भी नहीं है, x स्क्वायर है कंफ्यूज करने के लिए, कोई बात नहीं। अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को ले लेते हैं कैपिटल एक्स, वाई स्क्वायर को ले लेते हैं कैपिटल वाई, जेड स्क्वायर को ले लेते हैं कैपिटल जेड। पी क्यू आर नॉन जीरो है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक तरफ ले आओ तो ये ऐसा बन जाएगा, कैपिटल एक्स बाई पी स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई बाई क्यू स्क्वायर, और जो उधर ए जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है उसको एक तरफ ले आएंगे तो माइनस ए जेड बाई आर स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर। ये थ्री वेरिएबल के अंदर एक लीनियर इक्वेशन है। फिर ऐसे ही दूसरे में करेंगे तो एक्स बाई पी स्क्वायर, बी वाई बाई क्यू स्क्वायर इधर ले आएंगे, बी वाई स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, तो कैपिटल वाई बाई क्यू स्क्वायर, इधर है कैपिटल जेड बाई आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर को कैपिटल जेड ले लिया, ये बराबर है 1/q स्क्वायर के। और फाइनली लास्ट इक्वेशन बन जाएगी सी एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर को एक तरफ ले आएंगे तो माइनस सी कैपिटल एक्स बाई पी स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई बाई क्यू स्क्वायर प्लस कैपिटल जेड बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/p स्क्वायर। इसके क्या बोल रहे हैं, डज नॉट हैव यूनिक सोल्यूशन। तो डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन में बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, बस यूनिक नहीं होगा। तो यूनिक के लिए डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता, यहाँ पे यूनिक नहीं है मतलब डिटर्मिनेंट जीरो करना ही पड़ेगा। तो कैपिटल एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट जीरो कर देते हैं, तो पहले डिटर्मिनेंट बनाएंगे।
तो 1/p², 1/q² माइनस के अंदर a/r²। फिर सेकेंड रो के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/p² माइनस b/q² और 1/r², और फाइनली लास्ट रो के अंदर आ जाएगा माइनस c/p², 1/q², 1/r²। तो फर्स्ट कॉलम से आप कॉमन ले लोगे 1/p², सेकंड से 1/q², थर्ड से 1/r², जो कि जीरो नहीं है तो डिनोमिनेटर में रखने में कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपके पास ये जो पीछे डिटर्मिनेंट बच रहा है, इस वाले डिटर्मिनेंट को अपन आराम से किसके बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालकर। तो बेटा अब आप इसका यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो वहां से आई थिंक ये जो एक्सप्रेशन इन्होंने पूछा है यही वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा और इसकी वैल्यू जीरो आएगी। 2 उधर भेज देंगे, वो इसका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको ना सिर्फ मेंस के लिए बल्कि एडवांस के लिए आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का क्वेश्चन है। तो आप जैसे कॉमन रूट्स की बात करते हैं क्वाड्रेटिक में, वैसे कॉमन रूट्स है ना डिफरेंट डिग्री में भी बोल सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि x³ प्लस ax+1 बराबर 0 का और x की पावर 4 प्लस ax² + 1 बराबर 0 का यहाँ पर कॉमन रूट आना चाहिए। तो मान लो x है कोई कॉमन रूट, वैसे सेटिस्फाई कर रहा है। अब x बराबर 0 वो कॉमन रूट नहीं है, अगर आप 0 रखोगे तो ये 1 बनेगा और ये भी 1 बनेगा। तो x बराबर वो 0 रूट नहीं है। तो अब क्यों बोल रहा हूं मैं कि x बराबर 0 नहीं है, ताकि मैं इसे x से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं रूट से ही मल्टीप्लाई कर दूं। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मुझे एलिमिनेशन में हेल्प मिले। तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 1 माइनस एक्स 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 आ गई, यानी 1 जो है इसका, वो इसके केस के अंदर 1 इसका क्या हो जाएगा, कॉमन रूट हो जाएगा। तो 1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा, दोनों में से किसी में भी पुट कर दो a+1+1, चाहे यहाँ पे पुट करो a+1+1, इसकी वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, इस केस के अंदर 0 के बराबर आ जाएगी। बात समझ सकते हैं अपन ऐसी। तो इसके लिए a बराबर -2 एक ऐसी वैल्यू हो जाएगी जिसके अंदर हमें कॉमन रूट मिल रहा है। तो आप क्वाड्रेटिक में तो लगाते ही हैं बेटा, है ना, यहाँ पर अपन क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, बाकी फंक्शंस के अंदर भी कॉमन रूट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो लॉग का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो आज अपना अलजेब्रा का लास्ट दिन है, तो अपन सारे चैप्टर्स आज कवर करेंगे, है ना। तो इसके अंदर लॉग के अंदर ये भी विकास गुप्ता का क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है इस इक्वेशन का log⁵ log⁵2 log⁵4x और अपॉन में log⁵7 log⁵2 log⁵y log⁵4x इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन आना चाहिए किसी x के लिए। तो जब सॉल्यूशन आ रहा है तो y जो है वो 1 से b के बीच में आ रहा है और y a के बराबर नहीं है और b बड़े से बड़ा है, एज लार्ज एज पॉसिबल। तो a की पावर b की क्या वैल्यू होगी आपसे पूछिए। तो बेटा log की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर कब होती है, जब log 1 हो जाए। तो अपन पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते। अगर फ्रैक्शन 0 है तो ऑफकोर्स न्यूमरेटर जो होगा वही किसके बराबर आ रहा होगा, 0 के बराबर। तो ये जो हमारे पास है पूरा इतना सारा log 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 log, इसको अपन 0 के बराबर कर देते हैं। तो बाहर वाला log हटाएंगे तो 5 की पावर 0 आ जाएगा। 5 की पावर 0 होता है 1 के बराबर। तो अंदर का ये log⁵2 log⁵4 ये बेटा बन गया आपका 1। अब ये log हटाएंगे तो 2 की पावर 1 जो होता है वो 1 होता है, सॉरी 2 होता है। तो log⁵4 ये 2 हो जाएगा। और फिर अब इस log को भी हटा देंगे तो x आ जाएगा 4² जो कि 16 के बराबर है। तो x तो 16 पता चल गया, पर अब ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि ये जब log में पुट करें x और y की जगह, तो y ऐसा हो कि डोमेन के बाहर नहीं जाए और डिनोमिनेटर 0 भी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर अपन इसको नीचे पुट कर देंगे तो नीचे क्या बनेगा, log बेस में 7 ये फिक्स्ड है, log बेस में 2 ये फिक्स्ड है, log बेस में y ये भी फिक्स है। और अगर आप 16 यहाँ रख देंगे बेटा तो log16 बेस 4, 16 बेस 4 log में क्या वैल्यू देगा 2। तो ये ऐसा आ जाएगा। अब ये वाली चीज का अपन को यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। तो अब ये 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर पूरा, और डोमेन लॉग का खुद का डोमेन सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि y 1 से बड़ा होगा। y बेस है तो बेस या तो 0 से 1 होता है या 1 से बड़ा। 0 से 1 का बेस क्यों नहीं लिया सर, क्योंकि अगर y 0 से 1 लूंगा और इनपुट 2 है तो बेस 1 से छोटा इनपुट 1 से बड़ा, तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और नेगेटिव चीज आप इस बाहर वाले लॉग में नहीं डाल सकते। तो पहली चीज कि भाई जो y जो है जो आपका बेस है ये 1 से आपका बड़ा होगा, इसका ध्यान रखेंगे। अब फिलहाल इसके डोमेन का ध्यान रखते हैं। तो log⁵7 के अंदर ये पूरी चीज जा रही है, क्या चीज जा रही है इसके अंदर, log⁵2 log⁵y और 2। तो ये पूरा इनपुट जो है ये इनपुट 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना log के अंदर log⁵7 में 1 चला जाएगा और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि नहीं चाहिए। तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो ये आ गई
कि log base 2 log base y 2 ये 1 नहीं होना चाहिए, तो पहले इस log को हटाओ, तो 2 की पावर 1 होता है 2, है ना। तो log 2 base y ये 2 के बराबर नहीं हो सकता, यानी y स्क्वायर की वैल्यू 2 के बराबर नहीं हो सकती, यानी y बराबर √2 हमें नहीं लेना है, वो हमें यहां से हटाना पड़ेगा, यानी a की वैल्यू √2 है। अब b अपर लिमिट कैसे निकालें, तो उसके लिए ये पूरी चीज log बेस 7 के अंदर आ रही है, क्योंकि log बेस 7 के अंदर आ रही है तो ये पूरी चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी log बेस 2 और log 2 बेस y ये पूरी चीज बेटा पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2 की पावर 0 होता है 1, यानी log 2 बेस y 2 की पावर 0 से बड़ा है, और फिर y उधर भेज देंगे, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस 1 से बड़ा था, तो y 2 से छोटा आ गया, यानी ये जो हमारा यहाँ पे b है ये बड़े से बड़ा क्या हो सकता है हमारे पास, इसके केस के अंदर 2 हो सकता है। तो आपका b 2 हो गया और a √2 हो गया, तो √2 का स्क्वायर 2 के बराबर आ जाएगा। तो लॉग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस के अंदर भी किसी भी क्वेश्चन में मिक्स करके पूछ सकते हैं। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल यहां से अपन और बढ़ाएंगे, है ना। तो यहाँ पर a दे रखा है 1/r+1, सबस्क्रिप्ट में एक बार रीराइट कर देता हूं, ये a1 है, फिर 1 माइनस a1 इंटू a2 है, फिर 1 माइनस a1 1 माइनस a2 a3, ये इस तरह से चलता जाएगा। अब इस सीरीज को मैं इस तरह से मॉडिफाई कर दूंगा कि अपने पास सिर्फ एक ही टर्म बचेगा और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और ये ए आर है ना, ये थोड़ा करेक्शन देख लेना, ए आर है 1/r+1, ट्राई करना खुद से, अच्छा सवाल है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले में यहाँ 1 माइनस ए वन है, तो मैं इस a1 को लिख दूंगा a1 माइनस 1, और प्लस में यहाँ पे 1 अपन अलग से लगा देंगे। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, a1 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो जब आप a1 माइनस 1 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो आपके पास 1 यहां से बच जाएगा, और इधर से माइनस बार लोगे तो 1 माइनस a2 आ जाएगा। अब आप अगले वाले टर्म को यहाँ पे ले लेंगे, तो अब आप इसमें a1 माइनस 1 जो है इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस a1 1 माइनस a2, एक माइनस साइन आप चाहो तो यहाँ बाहर ले लो। अब आप यहां से इधर से कॉमन लोगे तो क्या होगा, 1 माइनस a1 1 माइनस a2, ये कॉमन आ जाएगा, इधर a3 आएगा और यहां से माइनस का 1, तो ये ऐसा बन गया। फिर से अगर आप अगला टर्म देखोगे तो अगला टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म होगा 1 माइनस a1 1 माइनस a2 1 माइनस a3 और a4। तो फिर अब आपका ये जो तीन टर्म मिलाकर आया, इसका अब आप इसके साथ कॉमन लेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस a1 1 माइनस a2 1 माइनस a3 और a4 माइनस यहां से 1, है ना। तो यहां से a4 माइनस 1 आएगा, उसमें से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस a4 बन जाएगा। अब ये पैटर्न आगे चलता रहेगा, कहां तक, 2010 टर्म्स तक, और ये 1 स्टार्टिंग में है, तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस a1 1 माइनस a2 1 माइनस a3 से लेकर के 1 माइनस a 2010, और ये वाली जो वैल्यू है यही वैल्यू आपकी किसके बराबर है, k के बराबर। तो अपन यहाँ a1 a2 a3 इनकी वैल्यू रखते हैं, 1/r+1 है, तो a1 आ जाएगा 1 माइनस हाफ, फिर a2 आ जाएगा 1 माइनस 1/3, फिर a3 आ जाएगा 1 माइनस 1/4, और ये ट्रेन अब बनाते रहेंगे बेटा, लास्ट में a10 आ जाएगा 1 माइनस 1/2011। तो ये सारे ऑल्टरनेट टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में आपके लिए यहाँ पे कैंसल होते जाएंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/2011, और उसका रेसिप्रोकल आपको यहाँ पे पूछा है। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तरीका इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन अगर आपने विकास गुप्ता से लगाया है तो वैसा एक क्वेश्चन वहां डिफरेंशिएशन के अंदर भी था। स्टार मार्क कर देता हूं, समझ नहीं आया दोबारा प्ले करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपसे होना चाहिए, वो भी खुद से लिखने के बाद। एक और अच्छा सवाल जाते हैं, लेवल थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। समझने में सवाल बड़ा ही सिंपल है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से n का सम, जो कि n प्लस 1/2 है, और n आपका 100 या 100 से छोटा है तो बेटा n की लिमिट 1 से 100 लेंगे, ये 15 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब देखने में सिंपल सा सवाल है, अब बात यह है कि अब ऐसे n निकाले कैसे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे। तो एक स्टेप में आपको और आगे लेकर जाता हूं ताकि आपको चमके, 2 उधर भेज दो बेटा, तो ये बन जाएगा 30k, तो n इंटू एन प्लस 1 आ गया 30k, तो मतलब n इंटू एन प्लस 1 का प्रोडक्ट 30 से डिवाइड होना चाहिए। अब 30 में बेटा 5 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, तो 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए n इंटू एन प्लस 1, 2 से भी और 3 से भी। तो मैं पहले 5 पे फोकस करता हूं, फिर मैं धीरे धीरे 2 और 3 को कंबाइन कर दूंगा। तो अपन यहां से केसेस बनाने वाले, कितने बनेंगे आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट देता हूं। तो सबसे पहला n या n प्लस 1 कब डिविजिबल होगा 5 से, n को 4 ले लो, तो बनेगा 4 इंटू 5,
पर ये 5 से डिविजिबल है, 2 से है, लेकिन 3 से नहीं है, तो छोड़ दो। अब n को 5 ले लो तो 5 इंटू 6 बनेगा, ये 5 से है और 6 2 3 से है, तो ये आपका एक केस हो गया। अगला केस पकड़ेंगे अब अपन, 10 आएगा। अब 10 कैसे आ सकता है बेटा, 10 9 इंटू 10 पे आ सकता है, 10 इंटू 11 पे भी आ सकता है। 10 2 और 5 से डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है, तो ये अपन ले लेंगे। लेकिन 10 इंटू 11 जो है इसको हटा देंगे क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अगला आएगा बेटा 14 इंटू 15, 14 2 से डिविजिबल है, 15 3 और 5 से डिविजिबल है, ले लेंगे। उसका अगला आएगा 15 इंटू 16, 15 3 और 5 से डिविजिबल है, 16 2 से डिविजिबल है, तो ये 4 केस बन गए। अब आप ऐसे किस पे चेक करोगे, आप चेक करोगे 19 इंटू 20, 20 इंटू 21, फिर 24 इंटू 25, 25 इंटू 26। इस तरह से आप करते जाओगे, 94 इंटू 95, 95 इंटू 96 से लास्ट में 99 इंटू 100। और थोड़े देर करने के बाद आपको पैटर्न मिल जाएगा कि सर 5 से तो ऑलरेडी डिविजिबल है, बस 2 या 3 से देखना है। तो जैसे ये वाला होगा, ये 2 3 से डिविजिबल है, 19 और 20 वाला 3 से नहीं है। इसी तरह 24 इंटू 25 होगा, ये 2 3 5 से डिविजिबल है, लेकिन ये वाला नहीं होगा। तो आप मुझे काउंट करके बताएंगे 26 या ऐसा कुछ आंसर है, बता सकते हो। तो सोचना पड़ेगा, लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे एडवांस में और वही आपकी रैंक और इंप्रूव करने में काम आएंगे। और सोचने वाला एक और अच्छे सवाल पर आ गए अपन, यहाँ पर जो अपन को सोचना है, तो बोल रहा है 3 फैक्टर्स के प्रोडक्ट में इसे रिजोल्व करना है 11 की पावर 11 को। अब सवाल में फर्क समझना, अगर मैं आपसे पूछता x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 11 की पावर 11 बनाओ, तो अभी अपन केजी क्लास में सॉल्व करते थे, वो वाला सवाल हो जाता कि 11 एक प्राइम नंबर है, उसकी पावर 11, तो वो आप इन 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जैसे 11 स्क्वायर इंटू 11 क्यूब इंटू 11 की पावर 6। तो 11 चीजें 3 बेगर में कैसे बांट सकते बेटा, 11 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, तो ये आ जाता अपने पास 13 C2, जिसकी वैल्यू हो जाती है आई थिंक किसके बराबर, 78 आ रहा है ना। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाती, 78, अगर 11 चीजें 3 बेगर में बांट देंगे। पर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इन्होंने एक्स वाई जेड नहीं लिखा है, तो अब ये केस जैसे 2 3 6 एक केस है, 3 2 6 एक केस है, तो जब जब अलग अलग है, तो ऐसे ये जो 3 फैक्टोरियल अलग अलग केसेस थे, ये 3 फैक्टोरियल अलग अलग केसेस नहीं लेंगे, जिसमें भी तीनों अलग है। अपनी ये चीज 6 बार एक्स्ट्रा काउंट हो रही है, अपन को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो। इसी तरह मान लो कोई ऐसा केस है जैसे 227 वाला, तो अब ये तीन चीजें हैं, दो अलग है, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 होता है, यानी ये चीज 3 बार रिपीट हो रही है। इसमें अपन को इसको 3 बार रिपीट नहीं करना, अपन को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और तीनों सेम वाला कोई केस पॉसिबल नहीं है, a प्लस 11 नहीं होता। तो 78 में से देखते हैं ये कितने हैं, उसे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि वो 6 बार आ रहा है। और ऐसे केसेस कितने हैं 227 वाले, दो अलग वाले, क्योंकि वो 3 बार रिपीट हो रहे हैं, उसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये लॉजिकल थ्रेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे सिंपल सिंपल चीजें अगर हमें नहीं आती तो इनमें फंसा दिया जाता है। तो अब देखो दो अलग वाले केसेस कौन से होंगे, गिनते हैं, 0 0 11 ये 3 बार आ रहा होगा, है ना, और 1 1 9 वाला, 2 2 7 वाला, 3 3 5 4 4 3 और 5 5 1। तो ये टोटल 6 केसेस हैं जो 6 3 18 टाइम्स काउंट होंगे। तो 78 में से अगर अपन 6 3 18 हटा दें बेटा, तो 60 बचते हैं। तो मतलब ये ऐसे केसेस 60 हैं और ऐसे केसेस 18 हैं। इसको 3 फैक्टोरियल से यानी 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 बाई 6 आ जाएगा 10, और इसको 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6। यानी बिना एक्स वाई जेड के सिर्फ अगर 3 फैक्टर में ही तोड़ना है, जिसमें एक्स वाई जेड कौन सा है फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर बेगर्स वाला 78 नहीं 16 आएगा। जो केसेस मल्टीपल बार आ रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो लॉजिकली बहुत साउंड सवाल था, अगर आपने इसको पॉज करके सक्सेसफुली कर लिया है तो आपका ये केसेस बनाने वाला काम बिल्कुल सही से हो गया है। और लेवल और बढ़ाते हैं डिफिकल्टी का, और मजा आएगा, और ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के एक शानदार क्वेश्चन में आते हैं जिसको आप खुद से करोगे तो मजा आ जाएगा। इसमें बोल रहा है कि एक सर्कल है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी कॉर्ड की लेंथ 2/3 टाइम्स डायमीटर से 5/6 टाइम्स डायमीटर के बीच में। डायमीटर आपको पता है, अपन ने प्ले ग्रुप में पढ़ा था, 2r के बराबर होता है, रेडियस r है तो, और दूसरा 5/6 इंटू 2r कर देते हैं। तो जो आपकी कॉर्ड की लेंथ आ रही है ना बेटा, ये किसके बीच में आएगी, कॉर्ड की लेंथ आएगी 2r/3 से मल्टीप्लाई, सॉरी यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 4r/3 से 5r/3 के बीच में, ये इसकी लेंथ आ रही। तो अब कैसे करें सर, इतनी सारी कॉर्ड होगी, इतनी सारी लेंथ होगी, क्या करें। तो मैं आपको एक बहुत शानदार चीज बताता हूं,
सर्कल में कॉर्ड की लेंथ का काम कॉर्ड से है ही नहीं बेटा। कॉर्ड की लेंथ सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है उसके मिड पॉइंट पे। तो आपको एक्चुअली कॉर्ड नहीं चुननी है, आपको मिड पॉइंट चुनना है। तो मिड पॉइंट इस सर्कल के पूरे एरिया में कहीं भी फैले हुए हो सकते हैं। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो मिड पॉइंट उठाने के लिए आपके फेवरेबल जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है। इसमें से कोई भी मिड पॉइंट उठा सकते हो। हमें ऐसा मिड पॉइंट उठाना है कि कॉर्ड की लेंथ 4r/3 से 5r/3 के बीच में आ जाए। पर सर मिड पॉइंट ही क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सेंटर से जब मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी। तो अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि हम जो मिड पॉइंट लेना चाहते हैं उसका सेंटर से क्या डिस्टेंस है। तो बेटा रेडियस है अपना आर। अब अगर कॉर्ड की लेंथ आपकी 4r/3 है, तो जब आप लेंथ आधी करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2r/3। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, आर स्क्वायर में से 2r/3 का होल स्क्वायर हटाओगे तो रूट वगैरह लेने पर ये आ जाएगा √5r/3। यानी आपका जो मिड पॉइंट है वो √5r/3 तक जा सकता है। जितनी छोटी कॉर्ड उतना दूर मिड पॉइंट होगा, है ना। और बड़ी कॉर्ड थोड़ी पास होती है। तो 5r/3 जब आपकी कॉर्ड की लेंथ है तो ये r है, आधा कॉर्ड 5r/6। पाइथागोरस लगाएंगे, 1 में से 25/36 को हटाएंगे तो ये √11/6 आ जाएगा। मतलब सेंटर से आपके मिड पॉइंट की दूरी किसके बीच में होगी, डिस्टेंस किसके बीच में होगी आपके मिड पॉइंट की, √11r/6 से लेकर के किसके बीच में, √5r/3 के बीच में। और अब ये आपको फेवरेबल एरिया देगा। एक फिक्स्ड पॉइंट से डी डिस्टेंस अवे अगर कोई पॉइंट लेना है तो उसका लोकस ही सर्कल होता है। सेंटर से फिक्स डिस्टेंस r की दूरी पर ही सर्कल बनता है, r रेडियस का। तो हमारा सेंटर से डिस्टेंस √11r/6 से √5r/3 के बीच में, तो ये आपकी एक रिंग बन जाएगी। कैसे? √11r/6 अगर आप लोगे तो यहां पर ये सारे पॉइंट √11r/6 पे हैं, ये रेडियस r1 हो गया। और √5r/3 लोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपके √5r/3 अवे हैं, ये आपका एक और रेडियस r अवे का सर्कल हो गया। तो आपका जो मिड पॉइंट आ रहा है वो इस रिंग के अंदर आना चाहिए। और रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं अपन, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाला सर्कल हटा देते हैं। इस रिंग के अंदर अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो उसके सेंटर से डिस्टेंस √5r/3 से √11r/6 के बीच में होगी। तो एरिया निकाल लेते हैं, पाई बाहर वाले सर्कल का रेडियस का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर 5r²/9 और माइनस में अंदर आ जाएगा 11r²/36। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे बेटा तो ये 9r²/36 आ जाएगा। तो पाई इंटू 9r²/36, आर स्क्वायर कट गया, पाई कट गया और 9/36 आ गया 1/4। अब 1 + 4 पूछा है वो 5 आ जाएगा। बेस्ट पॉसिबल लॉजिकल क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का ये। तो आई होप आपसे बनाओ और पूरे एल्जेब्रा का सबसे लॉजिकल और सबसे टफेस्ट तो नहीं, लॉजिकल बोलना चाहिए, सवाल लास्ट के लिए बचा के रखा है मैंने। पीएनसी का है, फैक्टोरियल का है, लॉजिकल पजल है, आप ऐसा समझ लो। बोल रहा है 9 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल जब डिवाइड करेंगे अपन इससे, तो 9 फैक्टोरियल से कितनी बार डिवाइड होगा। कि भाई अगर 9 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल ले लिया है और फिर अपन उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें या फैक्टर्स बनाएं, तो 9 फैक्टोरियल की पावर p फैक्टोरियल से वो डिविजिबल आ रहा है। तो 9 फैक्टोरियल की कौन सी पावर है, क्या 9 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल की पावर 5 से डिविजिबल है, या 9 फैक्टोरियल की पावर 6 से डिविजिबल है, या 9 फैक्टोरियल की पावर 7 से डिविजिबल है, ये पूछ रहा है। तो अब ये हो गया कि यार अगर n फैक्टोरियल का फैक्टोरियल है और इसकी डिविजिबिलिटी अगर मैं पूछ रहा हूं n फैक्टोरियल की पावर किससे है ये डिविजिबल, तो ये निकालना चाहते हैं। जनरलाइज तो अभी कर देंगे, 2 मिनट लगेगा। प्रूफ करना चाहता हूं, n की जगह 9 है, p हमारा आंसर है। तो अब देखो ये बहुत शानदार चीज है। इसके लिए मुझे आपको एक प्रॉपर्टी बतानी है जो नंबर थ्योरी की होती है, हो सकता है आपने 10th क्लास में पढ़ी हो। अगर आप n कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार, अगर आप n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट देखते हो बेटा, तो वो हमेशा n फैक्टोरियल से डिविजिबल होता है। मतलब अगर आपने कोई भी 4 नंबर ले लिए लगातार, जरूरी नहीं है 1 2 3 4 लो, कोई भी 4 नंबर लगातार लोगे तो पक्का 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। कोई भी 5 नंबर लगातार ले लो, 10 11 नेचुरल नंबर है ना, 10 11 12 13 14, तो ये 5 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। अब ये आप 2-3 केसेस में सोचो और प्रूव करना तो मजा आएगा। तो n फैक्टोरियल की बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या होगा, इसमें 1 2 3 4 से लेकर के n फैक्टोरियल तक का मल्टीप्लीकेशन है, तभी तो n फैक्टोरियल फैक्टोरियल है। और n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से n तक का प्रोडक्ट। तो अब अपन ये देखना चाह रहे हैं कि n फैक्टोरियल का अगर अपन लें पावर p, तो ये किससे डिविजिबल होगा।
तो अपन इसको क्या कर सकते हैं बेटा, अलग अलग केसेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अपन ले लेते हैं 1 से लेकर के n, ये पहला केस है, ये n फैक्टोरियल से डिवाइड होगा क्योंकि इसमें n कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो ये n से भी डिविजिबल है, n माइनस वन से भी डिविजिबल है, n माइनस टू से भी है, 1 से भी है, तो ये n फैक्टोरियल से डिविजिबल है। ऐसे ही अब आप अगला सेट उठा लो, तो ये चलेगा n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री से n प्लस n तक, तो ये 2n तक, ये वापस एक पूरा सेट हो गया, इसमें भी एक n फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा। फिर वापस आप अगला उठा लो, 2n प्लस वन, 2n प्लस टू, 2n प्लस थ्री से कहां तक चला जाएगा ये 2n प्लस n तक, तो ये भी 3n तक जाएगा, ये एक अगला मिल गया। तो ऐसे कहां तक जाएगा, ऐसे nn के कितने ग्रुप्स बना सकते हो, तो मैं लास्ट में जाता हूं, वहां से बताता हूं आपको। ये n फैक्टोरियल है, तो इससे पीछे आओ आप, तो n फैक्टोरियल माइनस वन मिलेगा, है ना। ऐसे आप पीछे चलते जाएंगे, पीछे चलते जाएंगे, पीछे चलते जाएंगे, तो आपको यहाँ पर n फैक्टोरियल माइनस n प्लस वन, ये आपके लास्ट n लगातार नंबर्स होंगे कॉन्जिक्यूटिव, जो n से डिविजिबल, और कॉन्जिक्यूटिव n नंबर्स हैं, तो ये n माइनस वन, n माइनस टू, इन सबसे डिविजिबल होते जाएंगे। तो बेटा अब आप यहां से अगर n कॉमन ले लोगे, तो ये बन जाएगा, n कॉमन ले लोगे तो यहां पर क्या निकलेगा, n माइनस वन फैक्टोरियल, n क्या होता है, ये होता है n माइनस वन फैक्टोरियल, है ना। और इसमें से अगर आप n कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल माइनस वन, और यहाँ प्लस वन है। तो बात मुद्दे की बेटा ये हुई है कि पहली सीरीज n टर्म्स की थी 0 इंटू एन प्लस वन, ये जो आप ले रहे थे ना 1 2 3 ऐसा, 0 इंटू एन प्लस वन, 0 इंटू एन प्लस टू, 0 इंटू एन प्लस थ्री, फिर 1 इंटू एन प्लस वन, 1 इंटू एन प्लस टू, 1 इंटू एन प्लस थ्री, फिर 2 इंटू एन प्लस वन, 2 इंटू एन प्लस टू, 2 इंटू एन प्लस थ्री, और लास्ट में आप पहुंच गए हो n माइनस वन फैक्टोरियल माइनस वन इंटू एन प्लस वन से आगे तक। हर एक के अंदर, हर एक ब्रैकेट के अंदर से एक एक n फैक्टोरियल बाहर आएगा, जीरो से लेकर n माइनस वन फैक्टोरियल माइनस वन तक टोटल n माइनस वन फैक्टोरियल टर्म्स होंगे, जीरो फिर वन फिर टू, ऐसे यहां तक n माइनस वन फैक्टोरियल टर्म्स होंगे। तो ये n फैक्टोरियल कितनी बार बाहर आ चुका है, n माइनस वन फैक्टोरियल टाइम्स। मतलब ये जो p है, ये p फैक्टोरियल जो है, ये p फैक्टोरियल और कुछ नहीं n माइनस वन फैक्टोरियल है, यानी 9 फैक्टोरियल की पावर जो होगी ये 8 फैक्टोरियल हो जाएगी, तो p बराबर 8 आएगा। इसी शानदार लॉजिकल क्वेश्चन के साथ हम डे 19 को एंड करते हैं। अब तक हमारा कैलकुलस और एल्जेब्रा के बहुत सारे मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई है, क्लोज टू 200 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक हम लगा चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्वेश्चंस जो हमने लगाए सॉल्व एंड अनसॉल्व उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, उन्हें जाकर देखो। कल से कोऑर्डिनेट का शानदार रिवीजन शुरू होने वाला है, तो बने रहें चैनल पे। 11 12 दोनों के बच्चे, टारगेट के बच्चे उसको कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट कर सकते हैं आपने कितने क्वेश्चंस किए, लाइक करना नहीं भूलें, और शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ। कल मिलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे डे 20 के लिए, तब तक के लिए